हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और उसके जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज रेडी हो जाइए और साथ ही साथ हम लोग आज न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा तवज्जो देंगे। एक जो सेकेंड पार्ट आएगा वो आएगा थोड़ा थ्योरी का। तो आज न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पहले उससे देख लीजिए क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने सुना था भाई कि डिमांड क्या होता है, आपने सुना था कि सप्लाई क्या होता है, कि भाई अब ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि नहीं। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होने से पहले या उसको जानने से पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डिमांड क्या होता है और एक सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई के दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो डिमांड क्या होता है? अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर कोई कंज्यूमर है, एक क्या है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, वो चाह रहा है कि क्या मेरे को क्या चाहिए, एक कार चाहिए। क्या चाहिए? कार। अब ये कार चाहिए तो सही, इसने डिज़ायर करा क्या कि मेरे को कार चाहिए, लेकिन अगर इसके पास वो कार खरीदने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, मतलब उसके पास मनी नहीं है, तो मनी अगर नहीं है तो डिमांड नहीं है। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं होगा तब वो बंदा क्या करेगा? नहीं खरीदेगा। अगर नहीं खरीदेगा तो फिर मार्केट से सामान नहीं निकलेगा, है कि नहीं। तो मार्केट से सामान नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या है कि जब तक वो डिमांड नहीं करेगा तब तक वो सप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वहाँ पर डिमांड नहीं होता है। लेकिन अगर इसके पास सफिशिएंट पैसा है उस कार को खरीदने के लिए, मान लो कि 10 लाख रुपए का कार है और उसके पास 10 लाख रुपीज़ है परचेज करने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो डिमांड इज क्रिएटेड। तो डिमांड क्या होता है? एक डिज़ायर और एक वांट्स होता है जो कि एक कंज्यूमर करता है और जितना परचेज करता है और उसके पास अगर उतना परचेस करने के लिए उतना अमाउंट है, उसके पास उतना रुपया है, तो उसको हम लोग डिमांड बोलेंगे। क्लियर? तो डिमांड में कोई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिमांड क्या? एक डिज़ायर है थ्रू अ परचेजिंग पावर, मतलब अगर परचेजिंग पावर है कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास तो वो डिमांड क्रिएटेड है। अब क्या दूसरा? सप्लाई। तो सप्लाई क्या होता है भाई? तो सप्लाई दूसरे साइड से हमेशा किसके साइड से देखेंगे? हम लोग प्रोड्यूसर के साइड से देखेंगे, क्योंकि सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है कि नहीं। प्रोड्यूसर या फिर कोई सेलर हो गया, है कि नहीं, या दुकानदार वाला, जो भी सारा हो गया वो सप्लाई साइड्स को देखता है। तो सप्लाई साइड में क्या होगा कि इसके पास जितना डिज़ायर होगा, जितना अमाउंट जो एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाह रहा है और उसको सेल करने के लिए मार्केट में जितना सामान वो ले जा पा रहा है और वहाँ बेच पा रहा है, वो हम लोग टोटल जितने भी सामान होंगे उसको हम लोग एक तरीके से सप्लाई का कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा सा सप्लाई और जो डिमांड होता है वो हमेशा किसके साइड से देखा जाता है? प्रोड्यूसर के साइड से देखा जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आई होप सो आप लोगों का क्लियर होगा। मैंने और सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप लोग वो सब सारे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने नेशनल इनकम पर किया है कि नहीं, तो वो सब सारा आप लोग जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक नीचे मिलेगा, अगर आप लोग कुछ PDF वगैरह आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? अब आता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। अब मान लो कि ये पर्टिकुलर एक कंज्यूमर था और एक ये पर्टिकुलर कंज्यूमर था। ये कंज्यूमर ए, क्योंकि डिमांड किसके साइड से देखा जाता है? कंज्यूमर साइड से देखा जाता है। तब मान लो कि इसने इसने जब एक पेंसिल का प्राइस, मान लो कि एक पेंसिल का प्राइस कितना था? 5 रुपीज़ था। इसके लिए भी पेंसिल का प्राइस कितना होगा? 5 रुपीज़, क्योंकि प्राइस तो सबके लिए सेम होगा। अब इसने डिमांड करा, मान लो क्या कि 15 या 50 पेंसिल का डिमांड करा। तो 50 पेंसिल का डिमांड करा, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इतना पैसा है कि वो 50 पेंसिल को परचेज कर सकता है। तो हम लोग एग्रीगेट डिमांड क्या बोलेंगे वो समझेंगे अभी। और उसके बाद ये दूसरा जो बी इंसान था उसने क्या करा? 25 पेंसिल का डिमांड करा। इसका मतलब इसी तरीके से कम्युनिटी में या फिर पूरे सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो पेंसिल का डिमांड करते हैं, तो वो सब सारा टोटल डिमांड को निकाल देंगे ना, तो हम लोग वो किसके अंदर ले आएंगे कि वो एग्रीगेट डिमांड के अंदर। तो टोटल डिमांड इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। टोटल डिमांड इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। यहाँ टोटल डिमांड कितना हुआ है? टोटल 75 पेंसिल्स का। कितना हुआ? 75 पेंसिल्स का। इसका मतलब लोगों ने कितना डिज़ायर करा कि हम परचेज करेंगे? 75 पेंसिल का। तो आई होप सो एग्रीगेट डिमांड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
क्या कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, दो चीज़ कर रहा है, दो तरीके से वो अपने पैसे को खर्च कर रहा है। एक है क्या, कंज्यूम करके, और दूसरा क्या, इन्वेस्ट करके। तो जहाँ और जिस तरीके से कंज्यूमर खर्च करता है उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला होता है, आप लोग याद जरूर कीजिएगा इसको, मेन फार्मूला, क्योंकि मैं अभी इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाला हूँ। तो आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा, अब डिटेल में समझते हैं पहले एग्रीगेट डिमांड को। अब एग्रीगेट डिमांड, जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई। अब ये क्या होता है, एक होता है डिमांड जो होता है अलग अलग इकोनॉमी में होता है। एक होता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, और टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है, इकोनॉमी मॉडल। और एक होता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। एक होता है कौन सा, थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। क्लियर। ये दो इकोनॉमिक मॉडल होता है अगर किसी इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो कौन सा इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो ये दो जो इकोनॉमी का मॉडल होता है उसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दो इकोनॉमिक मॉडल क्या क्या है उनके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ हमने सिंपली देखा कि एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं भाई, कि जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कि जितना भी कंजम्पशन हाउस होल्ड के द्वारा किया गया और जितना भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के द्वारा किया गया, बिजनेस या हाउस होल्ड के द्वारा किया गया, जितना भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया गया, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया, उन दोनों के अगर एक्सपेंडिचर को मिला देंगे तो मेरा एग्रीगेट डिमांड निकल जाता है। तो टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में क्या होता है, टू सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड होगा जो मेरा, वो क्या होगा, सी प्लस आई। क्या होगा, सी प्लस आई। सी प्लस आई मतलब क्या, सी मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद रखना है, ठीक है। सी मतलब क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद ये टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। अगर वो क्लोज्ड इकोनॉमी है और थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है तो वहाँ पर क्या होगा कि सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब क्या, इन दो के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। अब जी जो होता है वो क्या आता है, गवर्नमेंट की। थर्ड सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी रहता है, तो गवर्नमेंट भी खर्चा करती है जिसके थ्रू मार्केट में डिमांड का क्रिएट होता है। देखो जनरली सी बात है कि आप जितना खर्चा करोगे, जितना एक्सपेंडिचर करोगे, जितना आप रुपया को खर्च करोगे मार्केट में, उतना ज़्यादा सामान बनेगा, मतलब उतना ज़्यादा जो होगा वो प्रोडक्ट बनेगा। और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी में जो पैसा होगा वो सर्कुलेट करेगा। क्या करेगा, इकोनॉमी में पैसा जो है वो सर्कुलेट करेगा। और जितना ज़्यादा अगर सर्कुलेट करेगा उतने अच्छे तरीके से हमारी इकोनॉमी रन कर सकती है। तो अगर क्लोज इकोनॉमी है, मतलब वैसा इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या होता है, वैसा इकोनॉमी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आप लोगों को, एक क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं किया जाता है। जिस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं किया जाता है या ज़्यादातर मात्रा में नहीं किया जाता, बहुत मिनिमम किया जाता है, उसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर। तो आप लोगों को आई होप सो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उस पर टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्या होता है और थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा क्लोज्ड इकोनॉमी के बाद ओपन इकोनॉमी में, कि अगर एग्रीगेट डिमांड ओपन इकोनॉमी में होगा तो क्या होगा। मतलब क्या, एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन एन ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी में अगर होगा तो उसमें से क्या क्या बहुत अच्छे तरीके से होगा या नहीं होगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ओपन इकोनॉमी का मतलब ही होता है, अगर जनरली देखा जाए, जहाँ पर एक्सपोर्ट, मतलब क्या, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत लार्ज मात्रा में किया जाता है। मतलब जो खर्चा किया जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू, वो बहुत किया जाता है। अगर जिस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। अब एग्रीगेट डिमांड ओपन इकोनॉमी में होता क्या है, तो हम लोगों ने देखा तीन सेक्टर के बाद चौथा सेक्टर आ जाएगा। इसमें फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल काम करेगा। कौन सा इकोनॉमी मॉडल काम करेगा, फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल काम करेगा, फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। अब फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम करेगा। अब उसको काम करने का तरीका क्या होगा उसको देखते हैं कि कहाँ से एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट किया जाता है। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, मतलब ये चारों चीज़ें अगर एग्जिबिट हो रहा है कोई भी इकोनॉमी में, और तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड हो रहा है।
और वो खास करके कहाँ पर वो डिमांड हो रहा है ओपन इकोनॉमी में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एक्स का मतलब क्या, मतलब एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस एम का मतलब होता है इम्पोर्ट कि, और इसको अगर जनरली बोला जाए कि एक्स माइनस एम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको नेट एक्सपोर्ट, कि आपने नेट एक्सपोर्ट कितना करा। तो अगर जो इकोनॉमी में इतना, हम लोग सारी चीज़ किससे रिलेट कर रहे हैं, खर्चे से रिलेट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर से रिलेट कर रहे हैं। तो अब अगर एक्सपेंडिचर से रिलेट कर रहे हैं तो अगर मान लो कि 50,000 करोड़ अगर आपने क्या करा, एक्सपोर्ट करा, ठीक है, और आपने इंपोर्ट करा मान लो कि 20,000 करोड़ का, मतलब जो सामान आपने बाहर से मंगवाया वो आपने इंपोर्ट करा, कितना आपने इंपोर्ट करा 20,000 करोड़ का। तो इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया, 30,000 करोड़, मतलब 30,000 करोड़ का नेट एक्सपोर्ट हुआ है। क्लियर? तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगी। 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, और 3 सेक्टर। तो 2 सेक्टर और 3 सेक्टर जो होता है वो क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है, जैसा कि मैंने बताया क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है। और जो जनरली 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल काम करता है वो किस में काम करता है, हमारा ओपन इकोनॉमी में। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपका क्लियर होगा। अब थोड़ा सा बेसिक फार्मूला के अंतर्गत आ जाते हैं कि क्या क्या फार्मूला होता है कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है। तो अब एग्रीगेट डिमांड तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। तो हम लोग देखें कि भाई यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंजम्पशन किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर एक्सपेंडिचर कर रही है और साथ ही साथ एक्सपोर्टर इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, जनरली 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में। लेकिन अगर इसका जो मेन फॉर्मूला आएगा वो आप लोगों के एग्जाम में C+I वाला आएगा, ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल पर आएगा। तो ये ज़्यादा आप लोग तवज्जो दीजिएगा, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, ठीक है। अब सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड आप लोगों ने समझने के बाद अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई कि जितने भी एग्रीगेट सप्लाई क्या, जितने भी प्रोड्यूसर मार्केट में हैं, क्या जितने भी प्रोड्यूसर मार्केट में हैं वो जितना भी अमाउंट, अब प्रोड्यूसर 1 हो गया, प्रोड्यूसर 2 हो गया, प्रोड्यूसर 3 हो गया, बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर 3 हो गया, प्रोड्यूसर 4 हो गया। अब सारे प्रोड्यूसर ने जितना भी सामान बनाया है और उसको बेचा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। क्लियर? आई होप सो पूरा सप्लाई जो इकोनॉमी में हो रहा है, जितने भी प्रोड्यूसर हैं इकोनॉमी में सारे लोगों के द्वारा, वो सब हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई के अंदर आ जाएगा। अब एग्रीगेट सप्लाई में, एग्रीगेट सप्लाई का जो बेसिक फार्मूला है अगर फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो देखो, अगर थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करूं तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है, कि जितना कि रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा वो समझ लो कि एग्रीगेट सप्लाई का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। एस मतलब क्या है, यहाँ पर सेविंग है, एस याद रखना है, ठीक है, एस मतलब सेविंग। आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एस मतलब क्या होता है, सेविंग होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग इज नोन एज द रिलेशन विच कंडक्टेड थ्रू अ कंजम्पशन एंड सेविंग इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई, एंड द रिलेशन विच कंडक्टेड थ्रू क्या, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? तो आई होप सो अब सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं बेसिक्स फार्मूले जो इसमें इस्तेमाल होंगे आप लोगों का। एक आता है प्रोपेंसिटी वाला, प्रोपेंसिटी भी इसी तरीके से होता है, प्रोपेंसिटी, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी में इसका रोल बहुत हो जाता है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा, बहुत सारे लोगों के द्वारा सुना होगा, पेपर में कभी पढ़े होंगे, ठीक है, कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं पहले बेसिक्स फार्मूले जो यूज़ होते हैं, एग्रीगेट बेसिक्स जो बेसिक फार्मूला है उसको देख लेते हैं। बेसिक फार्मूला ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बेसिक फार्मूले अगर ये याद हो गया तो आपका सारा न्यूमेरिकल्स होगा वो क्लियर होगा। पहले आते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम। यहाँ पर वाई का मतलब क्या है कि चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर कंजम्पशन क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन। आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा। दूसरा आता है क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है भाई, एवरेज APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
तो C बाई वाई कि टोटल जितना भी कंजम्पशन हुआ होगा, अगर उसको इनकम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कंजम्पशन निकल जाएगा। अब तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो आता है APS वाला। क्या आता है? APS मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या होगा, याद कैसे रखना है कि यहाँ पर कंजम्पशन था तो ऊपर कंजम्पशन आ गया और नीचे इनकम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही, क्योंकि हमारा अगर बोला जाए इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये याद रखना है कि इनकम क्या होता है कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू हमारा इनकम हो जाता है। तो APS का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर APS का मतलब हो गया S बाई वाई के टोटल सेविंग बाई टोटल इनकम। ठीक है, अब फोर्थ आते हैं, हमारा क्या होता है MPS में चेंज इन सेविंग कि सेविंग में जितना चेंज हुआ है उसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल इनकम में तो हमारा क्या हो जाएगा, APS आ जाएगा, वो मतलब MPS आ जाएगा। अब और बेसिक्स फार्मूला क्या है, एक है APS प्लस APC इज इक्वल टू 1, एक होता है MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले में याद रखना है कि 1 अगर यहाँ पर मान लो कि MPC निकालना हो, क्या निकालना हो, MPC निकालना हो, MPC यहाँ से निकालना हो तो 1 माइनस MPS। ठीक है, 1 माइनस MPS, और अगर यहाँ यहीं से मुझे MPS निकालना है तो इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक और होता है कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला। कंजम्पशन इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन C मतलब कंजम्पशन फंक्शन C ऑटोनोमस प्लस BY, C ऑटोनोमस प्लस BY। B यहाँ पर हम लोग बोलते हैं MPC को, याद रखना है। ठीक है, एक होता है मेरा सेविंग का क्या होता है भाई, माइनस C ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस BY। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया, मतलब ये जो हमारा हो गया वो किसका हो गया, सेविंग का हो गया, और ये हो गया मेरा कंजम्पशन का। क्लियर, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कंजम्पशन और सेविंग वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ तक ये सब मेन फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल में करने वाला हूँ। कहाँ, जो भी हमारा अभी न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूँगा एक एक कर। ठीक है, 2-4 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आना चाहिए, बाकी सारा न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वाले में और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। लेकिन ये सब सारा फार्मूला जो है वो मेन फार्मूला है, ये वाला फार्मूला से आप लोगों को सारी चीज़ या फिर एक तरीके से, और यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C+S। ठीक है, ये वाले बेसिक्स फार्मूले हैं, उनको एक एक कर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल्स क्या है। अब एग्जाम्पल्स में सबसे पहले मैं क्वेश्चन अपने तरीके से फ्रेम करूँगा। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 अगर डिस्कस किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो कि MPS दिया हुआ है, हमारा MPS दिया हुआ है कितना, 0.8 हमारा दिया हुआ है। उसके बाद C ऑटोनोमस इज इक्वल टू, इसको C ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, अब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, अगर इसका मतलब ही क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि अगर इनकम 0 भी है और उसके बाद भी अगर कुछ कंजम्पशन हो रहा है, 20 कंजम्पशन हो रहा है, मान लो कि 20 kg का आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, 20 रुपीज़ कंज्यूम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सा कंजम्पशन हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। जैसे कि अभी आप कुछ कमा नहीं रहे हो, अपने पिताजी का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी पैसे के थ्रू कंज्यूम कर रहे हो, तो आप एक तरीके से ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहे हो। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब अगर आपका इनकम 0 है उसके बाद भी अगर जो कंजम्पशन हो रहा है तो वो कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन। मान लो ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर 200 करोड़ का है, इनकम हो गया मान लो कि 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ हो गया। अब निकालने क्या बोला है मेरे को, कंजम्पशन निकालने बोला है कि आप भाई पूरा कंजम्पशन निकालिए। तो कंजम्पशन कैसे निकलेगा भाई, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आएंगे आपके एग्जाम में, और थोड़ा सा इसके बाद वाला जो पार्ट में होगा वो हम लोग और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, MPS दिया हुआ है ना, तो C का हम लोग पहले निकालने क्या बोला है, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया, अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको ताकि आपको भी पता चल पाए थोड़ा सा। अब कंजम्पशन का देखो, यहाँ पर कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन का मैंने फॉर्मूला C ऑटोनोमस प्लस BY किया है। अब B को हम लोग MPC माने हैं। अब यहाँ पर देखो C इज इक्वल टू क्या होगा, C ऑटोनोमस प्लस BY। यहाँ पर B क्या दिया हुआ, अब B तो भाई अब C ऑटोनोमस तो दिया हुआ है,
अब बी तो दिया नहीं है, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है मेरा एमपीसी। अब एमपीसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि एमपीसी भी निकालना जरूरी है, क्योंकि इनकम हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अब एमपीसी निकालने के लिए हमने बताया था कि 1 माइनस एम पी एस इज इक्वल टू एम पी सी, ठीक है। अब 1 माइनस एम पी एस मतलब 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2, तो मेरा एम पी सी कितना हो गया, 0.2 हो गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब सी ऑटोनोमस 200 करोड़ है, ठीक है, 200 करोड़ प्लस बी क्या है भाई, बी मतलब एमपीसी मतलब 0.2। अब 0.2 इंटू वाई का कितना है 2000 करोड़, तो 2000 करोड़ हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। अब 0 और 0 कट गया, इसका मतलब बचा कितना, 200 करोड़ इधर आ गया, प्लस 2 2 जा 4 मतलब 400 करोड़ यहाँ से, ठीक है, मतलब 400 करोड़, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 600 करोड़ हमारा क्या हो गया कि एक तरीके से कंजम्पशन हो गया। क्लियर, तो आई होप सो ये आपका पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसको देखिएगा एक बार और, तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैं एक और बताता हूँ जो सेविंग से रिलेटेड है, ठीक है, सेविंग से रिलेटेड है। इसके बाद जो डायग्राम वगैरह मैं नेक्स्ट वाले में बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी पार्ट में डिस्कस करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मान लो कि क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से एक एमपीसी दिया हुआ है 0.5। अब मान लो सी ऑटोनोमस दिया हुआ है हमारे पास 250 करोड़, और हमारा वाई दिया हुआ है, हमारा वाई क्या दिया हुआ है, हमारा वाई दिया हुआ मान लो कि 300 या 3000 करोड़ दिया हुआ है। क्लियर, ठीक है। अब 3000 करोड़ दिया हुआ है। अब मुझे क्या पूछा गया है, अब मुझे ये पूछा गया है कि भाई आप निकालिए सेविंग क्या होता है, टोटल सेविंग क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने वो फॉर्मूला वाला चार्ट देखा होगा तो उसमें सेविंग का मतलब मैंने बताया था, सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई। अब यहाँ पर 1 माइनस बी क्या है भाई, बी का मतलब होता है 1 माइनस एम पी सी, तो 1 माइनस एम पी सी का मतलब ही होता है एम पी एस। तो अब एम पी एस निकालना है, मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि एम पी एस कैसे निकालें। अब एम पी एस निकालने के लिए अब मेरे पास दिया हुआ है एम पी सी, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई, तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि एक में आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो हमारा एम पी एस निकल गया। अब एम पी एस निकल गया, इसका मतलब क्या, माइनस सी ऑटोनोमस, माइनस सी है मतलब क्या कि माइनस 250 करोड़ है, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी 0.5 आया है, ठीक है, और वाई का 3000 करोड़ दिया हुआ है, 3000 करोड़ दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो माइनस 250, अब यहाँ पर क्या, पॉइंट को हटाएं, 0 नीचे आया, 1 0 कटा, मतलब 5 3 जा 15 मतलब प्लस 1500 यहाँ करोड़, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1500 में 2 तो कितना आ गया 1250, 1250 करोड़ हमारा क्या हो गया, सेविंग हो गया। क्लियर, तो आपका आई होप सो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि सेविंग फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि एक थोड़ा सा कि इनकम अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर मुझे इनकम निकालना हो, मेरे पास क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन सी ऑटोनोमस दिया है मान लो कि 300 करोड़। अब हमारे पास ये दिया हुआ है कि एम पी सी दिया हुआ है हमारे पास कितना, एम पी सी दिया हुआ मान लो कि 0.25, ठीक है, 0.25 दिया हुआ एम पी सी। अब हमारे पास इनकम निकालना है, तो इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग करते हैं। क्या करते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग करते हैं। अब कंजम्पशन प्लस सेविंग का मतलब ही ये होता है कि अगर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ अगर ऐड कर दें हम लोग क्वेश्चन में क्या है कि मान लो कि सेविंग फंक्शन दिया हुआ हमारा, सेविंग फंक्शन कितना दिया हुआ भाई। अब सेविंग फंक्शन मान लो कि मेरा दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन दिया हुआ 200 या 2000 करोड़ का। अब सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस सी ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई। अब मुझे क्या निकालना है, वाई निकालना, सारा चीज़ दे रखा है, और तो हम लोग यहाँ पर एक एक कर पुट कर लेते हैं भाई, पुट करने वाला, ठीक है। सेविंग का दिया हुआ 2000 करोड़ का इधर पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस सी ऑटोनोमस मतलब माइनस 300 करोड़
प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, एम पी एस। अब एम पी एस अब निकालना क्या है मुझे, एम पी सी निकालना है, एम पी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 माइनस एम पी सी निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो 1 माइनस 0.25, तो 0.25 को क्या होगा 0.75, तो मेरा एम पी एस क्या हो गया 0.75। तो यहाँ पर 0.75 इंटू वाई, क्लियर, एक साथ आ गया यहाँ पर, ऐसे कर लेते हैं। अब ये 2000 करोड़ में प्लस हो जाएगा 300, ठीक है, क्योंकि ये जाके इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो। और यहाँ पर 0.75 वाई, यहाँ पर वाई रख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 2300, क्या 2300, ठीक है, 2300 आ गया। और यहाँ पर वाई लगा लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया 0.75। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अब 2300 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2300 में नीचे 75 है। अब नीचे 75 है, पॉइंट हटाएं तो ऊपर चला गया 100, ठीक है। अब 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। अब यहाँ पर काटो भाई, 3 से कटेगा, पॉइंट में आएगा कुछ, ठीक है। अगर 3 से 223 काटते हैं, अगर मान लो कि 2300 अगर डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से, तो 3 7 जा 21, ठीक है। और नीचे आ गया कैरी 2 0, और 3 6 जा 18 आ गया। अब यहाँ पर 18 तो 2 आ गया फिर से, ठीक है। यहाँ पर 0 लगा लेते हैं क्योंकि एक और 0 था। 3 6 जा 18, तो मतलब 76.6 आ गया। अब यहाँ पर 766.6 मान लो ये है, इंटू 4 कर देंगे। इसको इंटू 4 करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इनकम हो जाएगा। मतलब इनकम इज इक्वल टू उतना करोड़। अब इसको 6 4 जा 24, यहाँ मान ही लेते हैं 6 4 जा 24, कैरी 2 6 4 जा 24 26, ठीक है। 6 4 जा 24 और 2 6 और 7 4 जा 28 और 2 मतलब क्या 3066.4 करोड़, इतना हमारा क्या हो गया इनकम हो गया। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बेसिक्स बताए हैं, अब मैंने ग्राफ में जो हो ग्राफ और साथ ही साथ कुछ जो थ्योरी पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। और उसमें और जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े से अलग अलग तरीके के, वो सब सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।